हेलो बच्चों, आप सभी को आर.के. सिंह का प्यारा प्यारा से गुड मॉर्निंग। कैसे चल रही है आप लोग पढ़ाई? ठीक ठाक ही चल रहा होगा, है ना। चलो अब वक्त आ गया है कि हम लोग अब एक नए अध्याय की तरफ चलें। कहाँ पे? फिजिकल केमिस्ट्री में नया अध्याय, नया टॉपिक। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग, है ना। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर लिए हैं। ओके बाबू, संभाल के रखना, आगे बहुत काम आएगा उसका। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि पिछला ही लेक्चर में डिस्कशन करते, थोड़ा से सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाने के कारण बीच में वीडियो रुक गई थी, है ना। तो मैंने वहाँ पे बोला हुआ था कि आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक। तो मैंने वहाँ पिछले लेक्चर में बोला हुआ था कि अभिक्रिया वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि आपकी टेम्परेचर हो गया, जैसे कि आपके कंसंट्रेशन हो गया, सब डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही हम लोग को फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ जाती है ना। तो वहाँ पर बोलेंगे आंसर में, क्योंकि प्रभावित टक्कर की संख्या बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोले प्रभावित टक्कर क्यों बढ़ जाती है भाई? क्योंकि टेम्परेचर देने के कारण मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ भी एक प्रभावित टक्कर की बातें सुनने में आपको आएंगे। इफेक्टिव कोलिजन, जैसे कि हम लोग बोले कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाती है, क्यों? तो वहाँ पे वर्ड सुनने के लिए आएगा, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती है। तो सर आखिर इफेक्टिव कोलिजन है क्या? ठीक है, तो ये हमें कोलिजन थ्योरी से बातें आती है। मैं फिर से बोल दूं, हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को पढ़ने के फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उस फैक्टर को पढ़ने के लिए हमें जो एक कॉमन वर्ड सुनने के लिए मिलेगा कि रेट ये अफेक्टिव कोलिजन, प्रभावित टक्कर, तो उसे हम लोग पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। इससे आपसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है। कहाँ से? प्रभावित टक्कर की ये जो हमें पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, इससे आपसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि इसकी यूज हम लोग करेंगे, है ना। मैं फिर से बोल दूं, कोलिजन थ्योरी जिसको टक्कर बोलते हैं, एक पेन है, एक पेंसिल है, दूसरा पेंसिल है, आकर टकरा गया, है ना, टक्कर, कोलिजन, संघट है। इस कोलिजन थ्योरी को हम लोग डिटेल्स नहीं पढ़ना है, उसकी जो मेन सार है ना, जो उसकी मेन पॉइंट है, जो कि हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स चलते हैं कोलिजन थ्योरी के पास। कहाँ पे? केमिकल काइनेटिक्स में। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर मैं मिटा रहा हूँ कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। ओके बाबू, कोलिजन टक्कर मतलब संघट है सिद्धांत। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चे, महिमा मंडित लोग, आप इसे टक्कर भी लिख सकते हो, ठीक है। कोलिजन, देखो कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं जिसका हिंदी ना ही लिखो तो बाबू तो ठीक होगा, ठीक है। तो कोलिजन में टक्कर, संघट है। जैसे देखो, समझना, किसी बर्तन में हम लोग रिएक्टेंट को लिए, जैसे एक बर्तन में मैंने पानी लिया, पानी में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला। एक बर्तन में मैंने पानी लिया, जैसे चलो पानी नहीं मैंने लिया, ओके बाबू, पानी लिया। अब पानी में मैंने क्या किया, शुगर को डालना शुरू किया, C12H22O11 डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। और कितना डाला बाबू मैंने? इसका 342 ग्राम डाला। 342 ग्राम हम डिस्कशन कर चुके हैं मोल के बारे में। 342 ग्राम मतलब कितना? 1 मोल। मोल निकालने बताए थे ना। और मोल मतलब, 1 मोल मतलब इस शुगर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.02 इंटू 10⁻23, है ना। अगर 342 ग्राम आपने शुगर को पानी में डाल दिया, इसका मतलब इसके इतने मॉलिक्यूल्स को डाल दिया, अगर 342 ग्राम डाला तो अगर हम लिटिल अमाउंट भी डालते पानी में तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स उसको होते हैं हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ उसमें मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है। तो पानी में आपने चीनी को डाला, है ना,
तो कुछ देर के बाद आपको शुगर क्या होगा, पानी में नजर नहीं आएगा, डिजॉल्व कर जाएगा। अगर कुछ अमाउंट इसके पेंदी पर बैठ भी गया है तो उसे आप क्या करो, गर्म कर दो पानी को, या तो फिर इस प्रकार से हिला दो, तो वो शुगर इस पानी में मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वाटर रासायनिक पदार्थ है और शुगर भी रासायनिक पदार्थ है, और दोनों के बीच में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, और रिएक्शन होकर कुछ और प्रोडक्ट बन गया। हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। पानी में चीनी को घुलाओगे तो जाकर वहाँ पे C6H12O6 एंड C6H12O6 इस प्रकार के 2 मोल बनते हैं, एक मोल ग्लूकोज का, एक मोल फ्रुक्टोज का। आखिर पानी में चीनी को डाला, बन गया कुछ और। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव हुए होंगे जब शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए होंगे, है ना। शुगर के जितने मॉलिक्यूल हैं उस मॉलिक्यूल में, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हुआ होगा, टक्कर होकर ही कुछ नया चीज़ बना होगा। कुछ नए चीज़ तभी बन सकते हैं जब तक उसके बीच में टक्कर नहीं हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आई तो चलो हम थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखो बाबू, समझना, जैसे एक गाड़ी यहाँ पर पड़ा हुआ है, समझना, एक गाड़ी यहाँ पर है, गाड़ी है, अब दूसरा इंसान यहाँ पर है ना। हम चाहते हैं इस इंसान को प्रोडक्ट में बदल दूं। प्रोडक्ट मतलब अभी जो हंसता खिलता इंसान है, इस इंसान को इस प्रकार से बदल दूं, मतलब उसका डेथ हो जाए। खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, किसी इंसान के साथ ऐसा हादसा हो, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब ये इंसान, गाड़ी और इंसान के बीच में टक्कर हुआ होगा। ओके बाबू, ये इंसान यहाँ पर गाड़ी 10 जा रही है, अगर ये गाड़ी इंसान से टकरा गई तो टकरा गई तो संभावना है कि वो इस प्रकार के प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। देखो बाबू, अभी इंसान और ये गाड़ी दोनों रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट अभिकारक का काम कर रहा था, लेकिन जब इसमें अभिक्रिया हो गई तो प्रोडक्ट के रूप में हमें इस प्रकार के लोग मिल गए। प्रोडक्ट तभी बन पाएंगे जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन ना हो जाए। मतलब ये हुआ, प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, मतलब रिएक्शन हो गया, है ना। मतलब ये हुआ, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होना जरूरी है ना। तो कहता है कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी के क्या क्या इसेंशियल कंडीशन है, संगठन सिद्धांत का क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके कारण कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग क्या करते हैं वो यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो there are following essential conditions for collision theory। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चे 30 लिखोगे। कोलिजन थ्योरी लिखो नहीं यार, ऊपर हिंदी लिखा हुआ है। कोलिजन थ्योरी के निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्त हैं। ओके बाबू, पहला शर्त क्या है कि प्रोडक्ट बनना चाहिए, बनेगा मतलब रिएक्शन हो, रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना जरूरी है, और अगर कोलिजन हो जाएगा तो संभावना है कि प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो वो संभावना की मैं बात बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात बोलता हूँ, है ना। प्रोडक्ट बन ही जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि बन जाएंगे, है ना। तो पहला कंडीशन है कोलिजन। संगठन, टक्कर। to form product
there should be to form product, there should be collision between कहाँ बाबू reactant molecules, reactant molecules, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, संघटय होना चाहिए, ठीक है। और अगर संघटय होंगे, टक्कर होंगे, तो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म प्रोडक्ट देयर शुड बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, हिंदी वाले बच्चे लिखोगे वो, प्रोडक्ट बनने के लिए, प्रोडक्ट बनना मतलब रिएक्शन होना, प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच टक्कर होनी चाहिए, ठीक है, टक्कर होनी चाहिए। ओके बाबू, दूसरा शर्त, दूसरा शर्त, दूसरा शर्त, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, निश्चित दिशा, निश्चित दिशा, प्रॉपर ओरिएंटेशन, निश्चित दिशा। समझो बाबू, देखो जैसे अभी मैंने कहा कि ये गाड़ी थी और ये कोई इंसान था, हमें उसको इस प्रकार से प्रोडक्ट में बदल देना है, इस प्रकार प्रोडक्ट मतलब डेथ, है ना। हंसता खेलता इंसान था, इस दोनों में टक्कर हुई और मुझे उसको डेथ कर देनी है, उसे प्रोडक्ट में बदल देना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों के बीच में टक्कर होना पड़ेगा। नहीं बाबू, अब समझो थोड़ी सी, ये गाड़ी थी, ये गाड़ी है, यहाँ पे इंसान खड़ा है, ये दोनों आया, इस प्रकार से टकराया, इस प्रकार से टकराया, लेकिन ये इस प्रकार से गाड़ी इसको टक्कर मारी कि इसको सिर्फ स्पर्श करते हुए निकल गया, इसको स्पर्श करते, तो टक्कर तो हुआ ना, इस प्रकार से स्पर्श करते हुए निकल गया। जब स्पर्श करते हुए निकल गए तो हो सकता हो कि जब स्पर्श करते हुए निकल गया तो हो सकता हो उसके हाथ एक टूट गया हो, हाथ एक टूट गया हो, लेकिन क्या उस कंडीशन में वो उसका डेथ होगा क्या, है ना। उस कंडीशन उसका डेथ नहीं होगा, हो सकता हो एक हाथ टूट गया हो तो, लेकिन उसका इस प्रकार से होने की संभावना बहुत कम बनती है, ज़्यादा संभावना है कि वो फिर ठीक ठाक इंसान रहेंगे। समझना, मैंने कहा एक गाड़ी इधर थी, ये इंसान था, दोनों आपस में आया, इस प्रकार से टकराया, लेकिन टकराया किस प्रकार से, गाड़ी उसको स्पर्श करते हुए निकल गया, निकलने के कारण उसको सिर्फ कहीं हाथ टूट गया होगा, पैर टूट गया, लेकिन उसका डेथ नहीं हुआ। क्या प्रोडक्ट बना क्या, लेकिन टक्कर तो हुआ, है ना। क्यों नहीं प्रोडक्ट बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि जब ये गाड़ी इधर से आई, इधर से गई, तो टकराने की एक निश्चित दिशा नहीं थी, और अगर एक निश्चित दिशा में इस प्रकार से धाए से टकराता तो ना जाने उस इंसान के क्या क्या और प्रोडक्ट बन जाते, हैंड अलग हो जाता, सर अलग हो जाता, पैर अलग हो जाता। ओके, तो सिर्फ टक्कर ही किसी रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए सिर्फ कोलिजन ही सफिशिएंट नहीं है, टक्कर ही नहीं है। टकराए लेकिन वो एक निश्चित दिशा में टकराए, खास दिशा में टकराए, तभी प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो फिर संभावना कम है कि प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या प्रोडक्ट क्या हुआ, वो निश्चित दिशा। ओनली collision is not sufficient to get product। सिर्फ प्रोडक्ट बनने के लिए सिर्फ कोलिजन सफिशिएंट नहीं है, दे शुड बी collide with proper orientation,
विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, उसे क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित दिशा में टकराना पड़ेगा, है ना। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, उत्पाद बनने के लिए, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के लिए प्रोडक्ट बनने के लिए टक्कर काफ़ी नहीं होते हैं। काफ़ी मतलब सफिशिएंट, टक्कर काफ़ी नहीं होते हैं, फुल स्टॉप। यदि एक निश्चित दिशा में टक्कर हो, तब प्रोडक्ट बनने की संभावना अधिक होती है ना, अधिक होती है। दिस शुड बी ओके बाबू। तीसरा समझो, तीसरा सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। ध्यान समझना बाबू, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ठीक है, मैंने मान लिया टक्कर हो गया, दोनों में सामने आया, ठीक है। इस दोनों में टकराना था। अब मेरी उम्मीद थी क्या कि मैं इसे इस प्रकार से प्रोडक्ट में बदल दूं, इस प्रकार से प्रोडक्ट में बदल दूं, ठीक है बाबू। इंसान खड़ा था, या तो चलो फिर इस दिशा में आ रहा, जिस दिशा में गाड़ी आ रही थी उस दिशा में आ रहा था तो टकराएगा जरूर। जिस दिशा में गाड़ी आ रही थी उस दिशा में इंसान जब टकराएगा जरूर। और एक ही दिशा में आ रहा है, टक्कर तो हो गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे टकराई तो क्या हुआ कि गाड़ी ने ब्रेक लगा ली और इंसान ने क्या हुआ, वहाँ पर रुक गया। टक्कर तो हुआ, लेकिन गाड़ी ने क्या ब्रेक लगा ली। ओके बाबू, गाड़ी ने ब्रेक लगा ली तो फिर क्या टक्कर तो हुआ, लेकिन देखो टक्कर भी हुआ, एक निश्चित दिशा में भी हो गया, है ना। तो क्या जब यहाँ पे ब्रेक लगा ली तो इंसान क्या हो गया, भला चंगा रह गया। क्या प्रोडक्ट वहाँ पे बना, क्या नहीं बना, है ना। वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो भला चंगा रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये गाड़ी इधर से आ रही थी टकराने के लिए आई, टक्कर तो हुआ, लेकिन दोनों में सफिशिएंट एनर्जी नहीं था। सामने आया टक्कर हुआ, दोनों में एक निश्चित दिशा भी था, लेकिन टकराने के लिए एक सफिशिएंट एनर्जी दोनों में नहीं था, है ना। आया, इंसान भी आ रहा था, ये भी इंसान भी रुक गया, गाड़ी भी रुक गया, सिर्फ सट कर रह गया, दोनों में सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा होता कि इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, ठीक है, दोनों की निश्चित दिशा भी था, ये अगर से इधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता और इधर से ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता, दोनों आपस में टकराता, तो टकराने के बाद ना जाने कितने प्रोडक्ट बनते। नहीं बाबू, ना जाने कितने प्रोडक्ट बनते। कहने का मतलब ये हुआ, टक्कर तो होगा, एक निश्चित दिशा भी होगा, और निश्चित दिशा के साथ साथ एक कम से कम उतना एनर्जी हो जाए, उतना एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में हो जाए ताकि वो प्रोडक्ट को बना ले, है ना। कम से कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी, है ना, ताकि वो प्रोडक्ट को बना ले। अगर उससे अधिक एनर्जी दोगे तब तो प्रोडक्ट बन ही जाएंगे, है ना। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का वह मिनिमम एनर्जी, वह कम से कम ऊर्जा जिसके कारण रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट में बदल जाते हैं, उसको नाम दिया जाता है देहली ऊर्जा। ओके बाबू, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में एक निश्चित दिशा में और एक देहली ऊर्जा के साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ टक्कर होता हो तो 100% की गारंटी एक प्रोडक्ट बनेंगे, 100% गारंटी प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए क्या शर्त हुआ, कोलिजन तो होगा,
एक निश्चित दिशा और एक थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ, एक मिनिमम एनर्जी के साथ, ताकि प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है बाबू। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का वह मिनिमम एनर्जी वह कम से कम ऊर्जा जिसके कारण रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को बना लेती है, उसको नाम देंगे हम लोग देहली ऊर्जा। ठीक है बाबू। तो लिखो, चलो बात करते हैं। क्लियर हो यहाँ पे। अब मैं इस सीन को खत्म कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा दुर्घटना किसी के साथ हो। बस बाबू क्या करते हैं, साइंस में कुछ एग्जाम्पल देना पड़ता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताने के लिए ऐसा धंधा किया। ठीक है, चलो देहली ऊर्जा। if reactant molecules if reactant molecules collide in proper orientation with minimum energy then there is certain chance of, then there are surety to form प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक कम से कम एनर्जी के साथ टकराता हो, है ना, कम से कम एनर्जी के साथ टकराता हो, तो वहाँ पे श्योरिटी है कि चांस नहीं बोल रहा हूँ, श्योरिटी है, मतलब निश्चित है कि प्रोडक्ट बनेगा ही। और इसी मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। और अगर उससे अधिक एनर्जी दोगे तब तो प्रोडक्ट क्या प्रोडक्टा बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। कहने का मतलब ये बने क्या, अच्छा, टू फॉर्म प्रोडक्ट दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बाबू, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वर्ड आप 11th में भी सुने होंगे, फिजिक्स में भी सुनेंगे। ठीक है, कहाँ पे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तब। ठीक है, कहाँ पे, थ्रेशोल्ड के बारे में। तो हिंदी वाले बच्चों क्या करोगे वो लिखोगे, यदि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक निश्चित दिशा में न्यूनतम एनर्जी के साथ टकराता हो, तब प्रोडक्ट बनने की संभावना अधिक होती है। है ना। संभावना नहीं काट दो बाबू। तब प्रोडक्ट बनने की निश्चितता अधिक होती है। ठीक है, फुल स्टॉप। इस न्यूनतम एनर्जी किसके, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की न्यूनतम एनर्जी। ठीक है, इस न्यूनतम एनर्जी को देहली ऊर्जा, न्यूनतम एनर्जी में इंग्लिश वर्ड बोल दिया बाबू। इस न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा ब्रैकेट में थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। ओके बाबू, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। और इस तीनों टर्म को मिलाकर, तीनों टर्म मतलब
टक्कर हुआ, निश्चित दिशा में टक्कर हुआ और एक मिनिमम एनर्जी के साथ जो टक्कर हुआ उस टक्कर को नाम देते हैं लोग प्रभावी टक्कर, है ना बाबू। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में अगर प्रभावी टक्कर होगा तो अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में अधिक से अधिक प्रभावी टक्कर होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे। प्रभावी टक्कर मतलब इस प्रकार का टक्कर जिससे एक निश्चित दिशा हो और एक मिनिमम एनर्जी हो, उस टक्कर को नाम देंगे प्रभावी टक्कर। और प्रभावी टक्कर होंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में प्रभावी टक्कर होगा तो प्रोडक्ट बनने की संभावना नहीं, बनने की चांस अधिक से अधिक होंगे। ओके बाबू, इसी को नाम देते हैं लोग प्रभावी टक्कर। तो नीचे में लिखूं, नीचे में नोट करके लिखूं, पहले हिंदी में लिख रहा हूं, यदि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल निश्चित दिशा में थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ में देहली ऊर्जा मतलब कम से कम एनर्जी, देहली ऊर्जा के साथ टकराता हो तब ऐसे टक्कर को क्या नाम देंगे बाबू? तब ऐसे टक्कर मतलब कोलिजन को प्रभावी टक्कर इफेक्टिव कोलिजन है ना, इफेक्टिव कोलिजन, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ कहा जाता है। अब ये इफेक्टिव कोलिजन हमें बार बार सुनने को मिलेगा कहाँ पे? जब फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे ये प्रभावी टक्कर बार बार आएगा, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यही पर सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रभावी टक्कर मतलब वैसा टक्कर जहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में एक निश्चित दिशा में टकराने के लिए आएंगे और साथ साथ देहली ऊर्जा के साथ टकराने आएंगे, वैसे टक्कर को नाम देंगे हम लोग प्रभावी टक्कर। और अगर प्रभावी टक्कर की संख्या ज़्यादा होगा, अधिक से अधिक टकराएंगे, तो क्या होगा? अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बनेगा। और अगर अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बनेगा, तेज़ी से बनेगा, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? प्रभावित होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेंगे बाबू, लिखा रहा हूं मैं। इफ, इसी का ट्रांसलेट करके, इफ reactant molecules collide in proper orientation with threshold energy, then such collision is called, then लिखा है बाबू, then it is called effective collision, है ना। तब इसे हम लोग क्या नाम देंगे? ये प्रभावी टक्कर है, इफेक्टिव कोलिजन है। ओके बाबू, अब हमें केमिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत आसान सा रास्ता मिल गया है। प्रभावी टक्कर को देखो, प्रभावी टक्कर को देखने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट लॉ देख लेंगे, रेट लॉ देख कर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने के बाद मॉलिक्यूलिटी देखेंगे और ऑर्डर में अंतर देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर्स और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ के इसे
फिर आरएनएस इक्वेशन को पढ़ के इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलविदा बोल देंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए उसकी जो मंजिलें थे, अब हम लोग मंजिलें पर चढ़ चुके हैं। अब सिर्फ सफलता पाना है। सफलता मतलब जो मेन बातें थी हम लोग उसको ट्रैक पर ला दिए हैं, अब उसको क्या करना है, एक बूस्टअप कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब अब अगला क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया वेग को मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आर के सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।